दोस्तों, जिस्म फरोशी का धंधा कब शुरू हुआ, इसके बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मौजू पर तहकीक करने वालों ने जो रिकॉर्ड पेश किया है वो बहुत ज़्यादा मुतज़ाद क्वाइफ रखता है। बाज़ मुहक्किक इस पेशे को कदीम इबादत गाहों के रस्म व रिवाज के साथ जोड़ते हैं और रफ्ता रफ्ता अपनी तहकीक को आगे बढ़ाते हुए अपनी हद तक मुंतकी नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इस नोयत की तहकीक करने वालों का असल मकसद किसी ख़ास मज़हब या कौम के ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा करना था और उन्होंने बहुत सी जज़ायात फ़र्ज़ कर ली हैं, जैसे कि खालिस्तन हिंदुओं के ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा करने वालों ने मुनज़्ज़म और बाकायदा जिस्म फ़रोशी के धंधे को देवदासियों के साथ जोड़ दिया है। जवाब में इस धंधे के बारे में जो तहकीक मिलती है वो इसको दीनदार मुस्लिम हुक्मरानों के साथ जोड़ने की एक भरपूर कोशिश मालूम होती है। इस अमर से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ख़ुसूसतन बरसगीर में ये पेशा इस वक्त मुनज़्ज़म हुआ जब बैरूनी हमला आवरों की ज़ोरिश बढ़ती गई और वो बाज़ मकासद की खातर एक ख़ास मुद्दत के लिए कहीं रुक जाते। इन हमला आवरों के हज़ारों साथियों को वतन से दूरी के बायस ख़ुसूसी तौर पर जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता, इनमें जंस मुखालिफ का नायाब होना भी शामिल था। हमला आवर जहां पड़ाव करते, इनके करीब वजूद में आर्जी तौर पर ऐसी लावारस और धुतकारी हुई औरतें जमा हो जाती जो महज पेट की आग बुझाने के लिए इनकी जंसी आग बुझाने पर भी रजामंद होती थी। बचे कुचे खाने के अवज़ ये फ़ौजी इस औरतों से आसूदगी हासिल करते। एक हद तक इस रवायत को भी बाकायदा और मुनज़्ज़म जिस्म फरोशी का आगाज़ कहा जा सकता है, लेकिन जिस्म फरोशी के धंधे ने आगे चलकर जो शक्ल इख्तियार की वो पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम रवायात और क़वाइद ज़वाबित के हामिल थी। जदीद तहकीक हमें बताती है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सबसे पहला बाकायदा जिस्म फरोशी का अड्डा मुसलमान बादशाह मोहम्मद तुगलक के अहद में कायम हुआ। मोहम्मद तुगलक ने अपने दारुल हुकूमत दौलत आबाद के मज़ाफ़ात में तरब आबाद के नाम से ये अड्डा कायम किया। तरब आबाद की अव्वलीन बासियों में ज़्यादातर साबका जंगों की वजह से होने वाली बेवाएँ और निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुस्लिम औरतें थीं। इन औरतों में ज़्यादातर तामिल नस्ल और तेलुगु नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब औरतें शामिल थीं, जिनके सरपरस्त या तो इलाकाई योरशों में काम आए या फिर काबजी ने इनको तवीलुल मियाद कैद की सज़ाएँ दी। तरब आबाद असल में तुगलक के फ़ौजियों की इशरतगाह थी। हमला आवर का तारुफ रखने वाले फ़ौजी इन औरतों के साथ ज़बरदस्ती का मुजाहरा करते और अक्सर औरतें अपने ख्वाहिशमंद फ़ौजियों की बाहिमी लड़ाई में मारी जाती। इन औरतों को इस तरह की कशमकश में अगर कोई कत्ल कर देता तो इस फेल को हुकूमत कोई बड़ा जुर्म तसव्वुर न करती और कातिल की हैसियत और मकतूला के मकाम को मद्देनज़र रख कर अमूमन थोड़े से जुर्माने के अवज़ फैसला कर दिया जाता और जुर्माने की रकम हमेशा रियासत को मिलती। दस्तयाब हक़ाइक़ की रूह से मौरख़ ये दावा करते हैं कि हकीम सोलन दुनिया में वो पहला शख्स है जिसने खाना बखाना फ़हाशी के सद्देबाब के लिए यूनान में सबसे पहले फ़हाशी का अड्डा कायम किया। हकीम सोलन का ख्याल था कि इस काम के लिए कोई बाकायदा जगह मुकर्रर कर दी जाए तो जिस्म फरोशी के आदि कबाइल चल फिर कर ये धंधा नहीं करेंगे, लेकिन हकीम सोलन को अपने इस मकसद में कामयाबी नसीब ना हुई, क्योंकि खाना बदोश कबाइल सिर्फ जिस्म फरोशी की आमदनी पर इत्तफाक नहीं करते थे, वो इसके साथ साथ छोटी मोटी चीज़ों की तिजारत भी करते थे और अपने ख़ानदान को पालते थे। ये ख़ानदान एक कलील आमदनी के हामिल पेशे के लिए एक जगह पाबंद होकर नहीं बैठ सकते थे। इस वक्त यूनानियों पर जिनसी गलबे का ये आलम था कि सबसे पहले इजहार अकीदत के लिए जिन दो इंसानों के मुजस्मे तराशे गए, इनमें एक फ़ाल यानी हरमोडस और दूसरा मफ़ऊल यानी एस्ट्रोगेटन था। हम जिनसियत पर यकीन रखने वालों का ये आलम था कि इस वक्त के यूनान में अगर किसी लड़के को इसका चाहने वाला ना मिलता तो वो अपने तई अपनी ज़्यादा नदामत और शर्म महसूस करता, हत्ता कि अक्सर औकात खुदकुशी को भी तरजीह देता। औरत की निस्बत नौखेज़ लड़कों को जिनसी इख्तलात के लिए तरजीह दी जाती। कई मुहक्किकों का ख्याल है कि इस ज़माने में लड़कों के साथ शादी का रवाज ज़ब्तो तौलीद की तरफ पहला कदम था। चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध फतह किया
تو اس وقت کراچی میں زنانہ جسم فروشی کے اڈوں کے علاوہ 30 اڈے عصمت فروش لڑکوں کے تھے۔ برصغیر میں شاہی عمارتوں اور جسم فروش عورتوں کے کوٹھوں میں اکثر و بیشتر مکانی قرب رہا ہے۔ تمام فحاشی کے اڈے ملک یا صوبے کے دارالحکومت کے اس حصے سے ملحق ہوتے تھے جہاں قلعہ ہوتا یا امرا وزرا وغیرہ کے محل۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے آگرہ میں فتح پور سیکری کے پاس بطور خاص فحاشی کے اڈے کے لیے ایک وسیع علاقہ شیطان پورہ کے نام سے آباد کیا۔ اسی طرح دہلی میں چاندنی چوک اور قلعہ معلیٰ سے ملحق چاوڑی بازار تھا۔ اس علاقے میں درباری طائفوں کا ایک ہجوم رہائش پذیر تھا۔ ان طائفوں میں اکثریت ان کمسن لڑکیوں کی تھی جو ایام طفولیت میں کسی بادشاہ یا شہزادے کی نظر کرم کا شکار ہو گئیں۔ محل سراؤں میں چونکہ پرانی اور خاندانی طائفوں کے پہلے سے برمار ہوتی تھی، لہٰذا ایسی نوخیز اور زبردستی بغارت سے محروم کی جانے والی لڑکیوں کے لیے یہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ وہ جسم فروشی کے اڈوں پر بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے کہ سماج کی بے رخی اور نفرت کے باعث اچانک اود کر آنے والی غربت اور اسرت سے ان کے جسم متعدی بیماریوں میں مبتلا ہو کر گل سڑ جائیں، یہ انہیں سجاتی اور بیچتی رہیں۔ چکلوں میں ایسی عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی جو ڈھلتی ہوئی عمر کے باعث جسم فروشی کے قابل نہیں تھی اور نئی آنے والیوں کی سرپرستی کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی افتاد کے باعث ان فحاشی کے اڈوں کا رخ کرتی، ان بوڑھی عورتوں میں اس کی سپردگی حاصل کرنے کے لیے کڑا مقابلہ ہوتا۔ جو کامیاب ٹھہرتی وہ بڑی آن بان کے ساتھ نوخیزہ دوشیزہ کو ناچ گانے کی تربیت دیتی اور گاہکوں کو پھانسنے سے لے کر اپنا گرویدہ بنا لینے تک کے تمام حربوں کی تربیت دیتی۔ اس عارضی ملکیت کے باعث جس کو عموماً مستقل سمجھا جاتا تھا، جب تک طوائف کو اس کا کوئی چاہنے والا بھگا کر نہ لے جاتا۔